हेलो एवरीवन, मैं निम्मी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निम्मीज नॉलेज पॉइंट पर। तो जैसे कि आपको पता है, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में भी हम लोग अपने संविधान का जो हमारा विकास हुआ है उसमें हम एक्ट्स पढ़ रहे थे। तो हमने सबसे पहले 1773 का एक्ट किया है, रेगुलेटिंग एक्ट, और उसके बाद हमने 1781 का जो संशोधन अधिनियम था वो किया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आया था। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। तो शुरू करते हैं। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट जो था, जैसे कि आपको पता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था जिसमें बहुत सारी कमियां थी, जो लाया तो गया था कंपनी के ऊपर नियंत्रण करने के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण करने के लिए उसे लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट को, बट कुछ खास नियंत्रण सरकार नहीं कर पाई थी। फिर उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी जो काम में रुकावट डाल रहा था, ठीक है, जो आराम से गवर्नर जनरल को काम नहीं करने दे जा रहा था, ठीक है। तो 1781 में क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट था उसको, गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट से अलग कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया, संशोधन एक्ट लाया गया जो 1781 में। फिर उसके अंदर क्या किया गया, गवर्नर जनरल को इन्होंने स्वतंत्र कर दिया कि आप स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। तो बट वहां पर भी सारी जो कमियां थी ना रेगुलेटिंग एक्ट की, वो अभी खत्म नहीं हो पाई थी, क्योंकि ज्यादा पावर्स थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया था। जो डायरेक्टर्स थे, जो 24 थे, उनके पास ज्यादा पावर्स थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि राजस्व की जो भी मतलब राजस्व मामले हैं या सैन्य मामले हैं या नागरिक मामले हैं, उन सब का एक जो रिपोर्ट होती थी ना, वो इनको ब्रिटिश सरकार को देनी होती थी। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनके अपने हाथ में था, वो जैसे मर्जी रिपोर्ट दे, और कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत था। तो अभी तक भी मतलब उस तरीके से पकड़ में नहीं आई थी कंपनी ब्रिटिश सरकार के, जिस तरीके से वो लोग चाहते थे। तो इसलिए वो लोग फिर इस एक्ट को लेकर आए हैं जिसे बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। अब एक चीज और आप जान लीजिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उनकी अध्यक्षता में आया था, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। अब जो लॉर्ड नॉर्थ है वो, उनकी सरकार गिर चुकी है, और अब जो है प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, वो बने हैं विलियम पिट। इन्हीं के नाम पर ये जो एक्ट है इसको पिट्स इंडिया एक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो विलियम पिट जो है वो 1783 में बने हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और ये ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे उस समय, ठीक है, विलियम पिट। तो इनकी अध्यक्षता में ही, देखिए, इस एक्ट को पहले भी लाने की कोशिश की गई, बट नहीं, आपस में कुछ विचार मैच कर रहे थे सरकार के और एक्ट जो बना रहे थे उनके बीच में, तो मतलब नहीं आ पा रहा था ये एक्ट। बट जब विलियम पिट प्रधानमंत्री बनकर आए हैं तब इन्होंने इस जो एक्ट है इसको लागू किया, ठीक है। तो सबसे पहला इस एक्ट में क्या काम किया गया, सबसे फर्स्ट कंपनी के वाणिज्यिक जो व्यापारिक मामले थे, कमर्शियल एक्टिविटीज थी वो, और जो राजनीतिक कार्य थे, जो पॉलिटिकल काम कर रही थी कंपनी उस टाइम पे, राजस्व इकट्ठा करना, सैन्य मामले, जो राजाओं के साथ जो भी उनका युद्ध थे या फिर शांति थी या मैत्री थी, मतलब जितने भी राजनीतिक कार्य थे इन सब कार्यों को अलग अलग कर दिया, कमर्शियल एक्टिविटीज को और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को इन्होंने अलग कर दिया। अब देखिए यहाँ पर दो बोर्ड, पहले तो एक बोर्ड तो पहले का ही था, एक इन्होंने यहाँ पे नया बोर्ड बनाया। जब मैंने गुड्स डिस्पैच पढ़ाया था तो मैंने गलती से बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंसी से बोल दिया था कि वो कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंसी है, गवर्नर जनरल और कार्यकारी परिषद। आई एम सॉरी फॉर दैट। वो जो गवर्नर उसकी काउंसिल है ना, उसके भी ऊपर की संस्था बनाई गई थी इस टाइम पे पिट्स इंडिया एक्ट में, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो ये गवर्नर जनरल और कार्यकारी परिषद नहीं है, सॉरी, ये अलग से बोर्ड बनाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया अलग से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले से ही थे 24, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 लोग थे, जिनमें ब्रिटेन का वित्त मंत्री भी शामिल था, राजस्व सचिव शामिल था, और 4 और मिनिस्टर जैसे प्रीवी काउंसिल के सदस्य बोले जाते हैं, जो ब्रिटिश सरकार चूज कर भेजेगी। तो 6 लोग बनाए गए, और ये जो बनाया गया ना, इसके हाथ में ज्यादा पावर्स दी गई। सारे के सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो भी थी ना, जो भी राजनीतिक मुद्दे थे, वो सब ये देखेंगे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अब सिर्फ कमर्शियल
एक्टिविटीज दी गई हैं, सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक मामले जो है ना, सिर्फ व्यापारिक मामले कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दी गई, इसको ज्यादा पावरफुल बनाया गया, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन, तो वो ये वेतन कहां से देंगे? ये ब्रिटिश सरकार नहीं देगी। ये लोग जो 6 है ना, इनको बिठाया तो ब्रिटिश सरकार ने ही है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, बट जो इनका वेतन है वो ये लोग भारत से, जो राजस्व इकट्ठा होगा ना, जो भी पैसा भारत से आएगा, वहां से ये लोग इनका वेतन देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि लोग इनके हैं, काम भी इन्हीं का करना है, बट पैसे इनका वेतन कौन देगा? भारतीय देंगे, भारत से इनका वेतन जाएगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था ये बहुत पावरफुल था। अगर गवर्नर जनरल को भी कुछ काम करना है ना, कोई नियम, कोई कानून, किसी राजा के साथ युद्ध करना है, किसी राजा के साथ मैत्री करनी है, कोई उपहार लेना है, कुछ भी करना है, अगर गवर्नर जनरल को भी, उसकी कार्यकारी परिषद को भी, तो पहले उसे रिपोर्ट करनी पड़ेगी इधर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। और अगर डायरेक्टर्स को भी कुछ करना है तो उन्हें भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो मतलब कुल मिलाकर टोटली बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ना ज्यादा पावरफुल बनाया गया, यहाँ पर ज्यादा पावर्स दी गई। मेन इनका अगर आप देखेंगे आगे, देखो आगे इन्होंने बोला गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। अब यहाँ पर देखिए इनका क्या मतलब था। ये आपने पढ़ा था 1773 में, मैंने आपको बताया था मानसिंह था, फ्रांसिस था, वर्वेल था ना, ऐसे 4 लोग थे, ठीक है, 4 लोग थे। तो उन 4 लोगों को यहाँ पर गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग के साथ 5 लोगों का एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी, जिसमें 4 लोग कार्यकारी परिषद के थे और एक गवर्नर जनरल था, जिसमें मैंने आपको बताया था कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंसी, जिसको मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर अब क्या किया कि वो जो गवर्नर जनरल के साथ 4 लोग थे ना, अब उनको 3 कर दिया। 3 क्यों किया? 3 इसलिए किया कि जब भी गवर्नर जनरल को कोई भी कानून लागू करना था ना, तो उसको 2 लोग चाहिए थे जो उसकी साइड पे हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं हो पा रहा था, 3 लोग एक साइड हो जाते थे, ठीक है, 3 लोग एक साइड हो जाते थे, एक अकेला एक साइड रहता था, जो कि गवर्नर जनरल के साथ। तो 2 लोगों के साथ तो गवर्नर जनरल कोई भी नियम नहीं बना सकता था, है ना, उसको कोई भी कानून बनाना है तो उसे कम से कम यहाँ से 2 लोगों की सपोर्ट चाहिए थी, जो नहीं हो पा रहा था। तो गवर्नर जनरल भी ब्रिटिश सरकार से बार बार कंप्लेंट कर रहा था कि जो मैं अपने मतलब मर्जी का काम नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, वो अपनी मर्जी का काम नहीं कर पा रहा था। तो फिर इन्होंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे इन्होंने सदस्य क्या कर दिए, टोटली 3 सदस्य कर लिए। अब यहाँ पर क्या था कि अगर इन 3 में से एक बंदा भी इधर चला गया ना, मान लीजिए कि टोटल ये 3 है, ठीक है, और एक अकेला है वारेन हास्टिंग। अब इनमें से अगर एक भी इधर चला गया ना, तो 1 + 1 ये भी 2 बचे, ये भी 2 बचे, ठीक है। तो अब इन्होंने गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दी। बोला कि अगर कोई बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ना, अगर कुछ आपको लगता है कि नहीं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये कानून तो पास होना ही होना चाहिए, और आपके पास सिर्फ एक ही वोट है, बोला तब भी आप इस कानून को लागू कर सकते हैं। गवर्नर जनरल को ये पावर दे दी गई कि आप कार्यकारी परिषद के मामले को नजरअंदाज भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि जो आप करने जा रहे हो वो सही है। तो मतलब इसको ना वीटो पावर दे दी। वीटो पावर मतलब अब अगर एक बंदा भी इस तरफ हो गया ना गवर्नर जनरल के पास, अगर एक भी हो गया तो 2 और 2 से टाई हो जाएगा, और गवर्नर जनरल अपनी जो निर्णय है उसको पास कर देगा, मतलब ठीक है, उसको पास कर देगा। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर अब 3 कर दी गई है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कंपनी के जितने भी अधीन क्षेत्र थे ना, जितने क्षेत्रों को कंपनी जीत चुकी थी, जैसे आपको पता है प्लासी का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, वो सारे क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब जीत चुकी थी। उसके बाद भी मराठों के साथ युद्ध चले हुए थे, मैसूर के साथ, मतलब कितने युद्ध हो रहे थे, और बहुत सारी टेरिटरीज जो थी ना, बहुत सारा भारत का जो राज्य थे उन पर अंग्रेज क्या थे, उन पर जीत हासिल कर रहे थे। तो बोला कि कंपनी के जितने भी क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र बोला जाने लगा, ठीक है, उन सबको ब्रिटिश भारत के नाम से बोला जाने लगा, ठीक है। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र मतलब ब्रिटिश भारत उसका नाम रख दिया। बोला जितने भी कंपनी ने क्षेत्र जीत लिए हैं वो सारे के सारे अब ब्रिटिश भारत का हिस्सा हैं। उसके बाद देखिए मद्रास और बंबई में 3-3 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया। देखिए जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही कर दिया गया था मद्रास और बॉम्बे को, बट मद्रास और बॉम्बे में कोई अलग से कार्यकारी परिषद नहीं थी,
वहां के गवर्नर के पास। अब वहां पर तीन लोगों की एक परिषद का गठन किया गया और मद्रास और बॉम्बे को भी पूरी तरह से ना बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर कर दिया। बोला उसकी बात तो आपको माननी ही पड़ेगी, ठीक है, उसकी बात तो आपको माननी ही पड़ेगी, उसके अंडर ही आपको काम करना पड़ेगा। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर कर दिया इनको। उसके बाद बोला भारत में कंपनी के कार्य, जितने भी कंपनी के कार्य है और जो भी कंपनी का प्रशासन है ना, उसके ऊपर पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण कर दिया। देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश सरकार के ही लोग हैं, 6 लोग हैं ये ब्रिटिश सरकार के, और घूम फिर के हर किसी को इन्हीं को रिपोर्ट करना है। वो चाहे गवर्नर जनरल है, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, हर किसी को इन्हीं को रिपोर्ट करना है। तो सबसे मजबूत कौन हुआ? ये लोग सबसे मजबूत हुए ना, तो इट मीन्स कि ब्रिटिश सरकार मजबूत हो गई है और अब सबसे ज्यादा नियंत्रण ना ब्रिटिश सरकार का हो गया है, ठीक है। उसके बाद बोला गवर्नर जनरल को महत्वपूर्ण मुद्दों में परिषद के निर्णयों को न मानने का अधिकार दिया गया। तो वो तो मैंने आपको पहले बोला ना, इनको वीटो पावर दे दी गई कि अगर आपको लगता है कि कोई बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और परिषद आपकी बात नहीं मान रही है, कार्यकारिणी परिषद आपको वोट नहीं कर रही है, तो भी आप उस निर्णय को पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट। और कुल मिला के देखा जाएगा तो इसमें भी क्या किया गया था कि थोड़ा इन्होंने गवर्नर जनरल को मजबूत बनाने की कोशिश की और ब्रिटिश शासन को इन्होंने अपने हाथ में ले, मतलब ब्रिटिश सरकार को इन्होंने ना सेंटर में रखकर ब्रिटिश सरकार को इन्होंने ज्यादा पावर, इनके हाथ में ज्यादा पावर देने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये है पिट्स इंडिया एक्ट, जिसको द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोलते हैं। वैसे इसका जो नाम है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है पिट्स इंडिया एक्ट ना लिखा जाए, क्योंकि एक्चुअल में इसका नाम है द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, बट क्योंकि इसको पिट्स लाए थे और उस टाइम पे वो फेमस भी थे, सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए उनके नाम पर ना ये नाम फेमस हो गया था पिट्स इंडिया एक्ट। तो हमने ध्यान रखना है, ये इनके नाम है। और ऐसे क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के अंडर कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। तो आपने याद रखना है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कब किया गया, तो वो भी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, मतलब हर एक टॉपिक बहुत बड़ा होता है, काफी इसमें भी बहुत कुछ है, बट हमारे एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें, जितना मुझे लगा कि सफिशिएंट है उतना मैंने आपको करवाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।